हेलो एवरीवन। सो दिस प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं थेरापेटिक अप्रोचेस। तो भाई पहले हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ऑब्वियसली डिसऑर्डर आ गया, तो अब हमें से फाइंड आउट भी करना है कि भाई कैसे ठीक करें। प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होती है। क्लाइंट क्या, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम से डील कर रहा है, और थेरेपी वाला थेरेपिस्ट क्या होता है, जो थेरेपी दे रहा है, हाँ ट्रीटमेंट दे रहा है उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। तो जो रिलेशनशिप होती है ट्रीटमेंट की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसे हम थेरेपी या साइकोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है। अब गोल्स क्या है कि भाई क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना साइकोलॉजिकली, उसकी हेल्प करना कि वो और ग्रो कर पाए, अपनी हैबिट को चेंज कर पाए, अ, वो सारी चीज़ें हटाना जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में ऐड करना जिसकी वजह से वो फिर से फंक्शन कर पाए और लाइफ में ग्रो हो पाए। ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्स हो गए। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। भाई हर थेरेपी है तो हर एक सिस्टम भी होगा थेरेपी के अंदर, तो प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक थेरेपी के अंदर कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। हर एक थेरेपी अलग-अलग एक्सपेक्ट पे फोकस करती है। ठीक है। अब थेरेपी है तो ऑब्वियसली इट्स सिमिलर टू हेल्थ प्रोफेशन, तो उसमें क्या होता है कि सुपरविजन चाहिए होता है कि प्रोफेशनल हो, ट्रेनिंग हो ढंग से, कि भाई वो थेरेपी दे रहा है तो ढंग की थेरेपी दे पाए। हाँ, ऐसे कुछ भी ना करे जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो और ख़राब ना हो, उसे साइकोलॉजिस्ट ही ढंग से हैंडल कर पाए। तो इसलिए हमारे पास सुपरविज़न वग़ैरह होता है, ठीक है? अब थेरेपेटिक रिलेशनशिप के 2 कंपोनेंट हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर हो गया, दोनों पार्टी आई जैसे थेरेपिस्ट या क्लाइंट और डिसाइड किया भाई क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर हो गया, फ़ीस वग़ैरह पहले से ही डिसाइड कर ली। ड्यूरेशन भी है कि इतने से इतने समय के लिए थेरेपी चलेगी, उसका इतना चार्ज लगेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर नहीं हुई तो उस केस में क्या करना है, अगर होगी तो फिर बढ़िया है, या फिर तो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। फीचर्स क्या है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, नॉन जजिंग करना, कि भाई एकदम से जज ना करने लग जाना, क्लाइंट के बिहेवियर को उसे पहले आने देना, उसे कंफर्टेबल करवाना कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। एम्पैथी दिखाना, वो उसकी प्रॉब्लम है तो हम उसे अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि भाई वो कैसा फ़ील कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसकी वजह अभी वो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम का हम बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? अब एम्पैथी और सिम्पैथी से कैसे डिफरेंट है? सिम्पैथी मतलब क्या? कंपैशन दिखाना कि भाई उसकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तुम दुःख जता रहे हो, ठीक है? पर ये एम्पैथी नहीं है, क्योंकि एम्पैथी में तुम अंडरस्टैंड भी करना चाह रहे हो उसकी प्रॉब्लम डीपर लेवल पे। सिम्पैथी में तुम दुखी हो बस कि उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन नहीं है, कुछ अटैचमेंट नहीं है, मतलब तुम्हें पता है उसकी प्रॉब्लम है, ये है, वो है, लेकिन ठीक है, तुम्हें उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ गई। कॉन्फिडेंशियलिटी, थेरेपी में कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अब क्लाइंट को कंफर्टेबल है कि वो तुम्हारे सामने अपने मन की बात बता रहा है, अपनी डिटेल्स रिवील कर रहा है, तो तुम्हें क्या कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा कि भाई लीगल या रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है, ये इसे बेफ़ालतू में किसी को बताएँगे नहीं तुम्हारी पीठ पीछे, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी होगी कि जो जो भी थेरेपी सेशन के अंदर जो भी तुमने मुझे बताया, वो इस कमरे के अंदर ही रहेगा, ठीक है? तो ये होगी कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्लासिफ़िकेशन कैसे करें? अब ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफ़ाई करते हैं थेरेपीज़ को। कॉज़ होगी, किस चीज़ की वज़ह से प्रॉब्लम आ रही है। जो कॉज़ है वो किस तरीके से एक्जिस्टेंस में आ रही है, मतलब क्या-क्या सिम्पटम दिखा रहा है क्लाइंट, ठीक है? किस चीज़ के ऊपर हम फ़ोकस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है? रिलेशनशिप, थेरेपेटिक रिलेशनशिप कैसी है? अ, ठीक है? बेनिफिट, क्लाइंट को किस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है, और ड्यूरेशन कितने समय के लिए वो थेरेपी चलेगी, ठीक है? तो पहली थेरेपी हमारे पास कौन-सी है? साइकोडायनामिक। इसमें क्या है कि जो साइकी के इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है कि ईड ईगो, सुपर ईगो के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसे हम इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं, ठीक है? वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, किस वजह से डिसऑर्डर आते हैं साइकोडायनामिक के अंदर, कि बचपन के जो भी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हुए, या फिर फ़ियर है, या कोई भी बैड मेमोरी है जो रिप्रेस होगी, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लाइंट के अंदर आते हैं, ठीक है? नेचर क्या है? नेचर है कि थेरेपिस्ट अपना मेथड नहीं बताता क्लाइंट को। वो कहता है, थेरेपिस्ट को सब पता होता है, वो डायरेक्ट कर रहा होता है थेरेपी।
क्लाइंट नहीं डायरेक्ट कर रहा होता, क्लाइंट को थेरेपिस्ट के सजेशन फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब डेटा कैसे कलेक्ट होगा? फ्री एसोसिएशन हो गया भाई। इसमें क्या होता है कि जो मन में आया बोलो, एक टॉपिक दे दिया या फिर कई सारे टॉपिक दे दिए और क्लाइंट के मन में जो आ रहा है वो उसे बोलना है बिना सेंसर किए। क्योंकि भाई अगर कॉन्शियसली सोचेगा तो क्या पता वो हाइड करने की कोशिश करे, तो उससे टाइम लिमिट कम दी जाती है ताकि वो अपने जो आइडिया है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। बाद में उन आइडियाज़ का एनालिसिस होता है और उसके बारे में हम डिस्कशन फर्दर करते हैं, ठीक है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, उसको बोला भाई ड्रीम क्या है? फिर हम उसमें पैटर्न निकालने पड़ते हैं कि भाई कौन-कौन से सिंबल्स आए, क्या डिज़ायर्स हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है ड्रीम्स का? क्योंकि ड्रीम्स क्या होता है, ड्रीम्स में तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं होता, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। तो जो भी तुम्हारी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं या फिर जो भी तुम्हारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होती है, ठीक है, ड्रीम्स में। ट्रीटमेंट, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है साइकोडायनामिक में? ट्रांसफरेंस होगी। क्लाइंट क्या है, थेरेपिस्ट को अपना एक क्लोज़ जो भी पास्ट का मेंबर है, पेरेंट हो गया वगैरह-वगैरह, उससे अथॉरिटी फिगर मान के उसके ऊपर अपनी जो भी मेमोरीज़ हैं या फिर जो भी इमोशनल रिएक्शन है वो प्रोजेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि थेरेपिस्ट को पता लग जाता है कि क्लाइंट के अंदर क्या चल रहा है या क्या चल रहा था जब वो चाइल्डहुड में था, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ज़्यादा ट्रांसफरेंस हो जाए तो क्लाइंट अटैच भी हो सकता है थेरेपिस्ट के साथ, तो वो एक इशू है, ठीक है? ट्रांसफरेंस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव हो गया, एक क्लाइंट पॉजिटिवली थेरेपिस्ट को देख रहा है, अप्रूवल सीक करने की कोशिश कर रहा है थेरेपी से। नेगेटिव में क्या हो गया? क्लाइंट अ, थेरेपिस्ट को अपना दुश्मन मान रहा है, ठीक है? रेजिस्टेंस, क्लाइंट क्या रेजिस्ट करता है ट्रांसफरेंस, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा अपने पेनफुल या रिकॉल नहीं करना चाह रहा जो भी बैड मेमोरीज हैं। अब रेजिस्टेंस 2 तरीके से हो सकते हैं। क्लाइंट को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये इम्पोर्टेंट है थेरेपिस्ट के लिए, लेकिन वो बता नहीं रहा। अनकॉन्शियस में क्या होता है कि अ, उसे पता ही नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है, वो अचानक से टॉपिक बदल रहा है, उसे पता ही नहीं। लेकिन थेरेपिस्ट को पता होता है क्योंकि थेरेपिस्ट अटेंशन दे रहा है, ठीक है? वो थर्ड पर्सन में है, वो थेरेपिस्ट को आसानी से पता लग जाता है, ठीक है? इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं हम थेरेपी? कन्फ्रंटेशन हो गया, उसे बता दिया भाई ये इन्फॉर्मेशन तुम हटा रहे हो या बार-बार इस टॉपिक से डेविएट हो रहे हो, तो इसके बारे में तुम क्यों नहीं बता रहे, ठीक है? या क्लाइंट को अवेयरनेस में लाते हैं हम। क्लैरिफिकेशन, कुछ डिटेल मिस हो गई या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर थेरेपिस्ट को लगता है इंपॉर्टेंट है, तो क्लाइंट से और डिटेल माँगते हैं कि अच्छा और बताओ इसके बारे में। वर्किंग थ्रू, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन बार-बार करते जाना जब तक इनसाइट ना मिल जाए। जब तक उसे तुरंत कॉज़ पता ना लग जाए कि इस वजह से क्लाइंट का डिसऑर्डर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? अब क्या-क्या फ़ेज़ेज़ हैं ट्रीटमेंट की? इनिशियल फ़ेज़ होगी कि भाई पहले तो क्लाइंट को समझा दिया कि ऐसे-ऐसे थेरेपी चलेगी, ये थेरेपी मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूँ, ऐसे थेरेपी चलेगी और तुम्हें इस टाइम पे ये बातें करनी है, ठीक है? तो उसे समझा दिया। अब क्या है, ट्रांसफरेंस, रेजिस्टेंस, जो भी कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, ये सारा मिडल पार्ट में आ जाता है जब थेरेपी चल रही है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि उस क्लाइंट का इशू सॉल्व हो गया। कैसे? जब उसने अवेयरनेस पा ली अपने इश्यूज़ के बारे में। उसे इमोशनली पता लग गया कि अच्छा मेरे ये इशू है जिसकी वज़ह से मेरा ये हो रहा है। मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। तो जब वो कॉज़ को ध्यान में रख के अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, डिफरेंट चॉइसेस बनाने लग जाता है, तो क्लाइंट के इश्यूज़ सॉल्व हो जाने लगते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन क्या है? साल भी लग सकते हैं, 10-15 सेशन भी लग सकते हैं, हफ्ते भर का टाइम लग सकता है, 4-5 हफ्ते, ठीक है? 1 घंटे का होता है 1 सेशन, ठीक है? एक बारी में पूरे वीक चल सकता है, 4-5 दिन के लिए। अब आते हैं हम बिहेवियर थेरेपी। इसमें हमें क्या पता लगा कि जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है, वो किस वजह से आ रही है, बिहेवियरल पैटर्न की प्रॉब्लम से। गलत हैबिट होगी, तो ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो हम हैबिट पे फ़ोकस करेंगे, उनके बिहेवियर पे जो हमें ऑब्ज़र्वेबल है। इसका मेन फ़ोकस क्या है? जो अभी बिहेवियर गलत है, प्रेज़ेंट में, पास्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साइकोलॉजिकल क्या हिस्ट्री रही उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हमें फ़र्क पड़ता है कि उसका बिहेवियर क्या है और उस बिहेवियर को चेंज करने के क्या-क्या मेथड है, ठीक है? जैसे एडिक्शन हो गया, एडिक्शन को कैसे काउंटर करोगे या फिर वो पढ़ नहीं पा रहा तो उसे पढ़ाई में कैसे लगाओगे, ठीक है? तो ये सब अ, उसके अंदर आ गई बिहेवियर थेरेपी के अंदर। अब इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट पूरा मेथड शेयर करता है, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हम ऐसे-ऐसे काम करेंगे, ये ऐसे-ऐसे थेरेपी चलेगी, ये तुम्हें टॉपिक दिया जाएगा, ये एक्शन या हैबिट तुम्हें करने हैं। तो ये होता है। प्रोसेस क्या है? बिहेवियर एनालिसिस। पहले तो आइडेंटिफाई किया जो भी बेकार बिहेवियर है, ठीक है?
जो जो क्लाइंट की लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग होगी वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा कि किस वजह से स्मोकिंग हो रही है। जैसे अगर स्मोकिंग स्टूडेंट में हो रही है तो एग्जाम की एंजाइटी है, उससे डील करने के लिए वो स्मोक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या रेनफोर्सर है जिसकी वजह से वो फॉल्टी लर्निंग या फिर जो बैड बिहेवियर है वो रेनफोर्स हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि रिलीफ मिल रहा है स्मोकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ऑब्वियसली उस क्लाइंट को ऐसा करना पड़ेगा कि पहले उसे सेपरेट करना पड़ेगा स्मोकिंग से, फिर उसे रिलीफ डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू की स्मोकिंग से, ठीक है। तो उसके उस बिहेवियर में चेंज लाना है। तो ऑपरेशन कैसे एस्टेब्लिश करोगे? पहले तो हमें रेनफोर्सिंग वैल्यू चेंज करनी है कि भाई जो भी वो काम कर रहा है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अपनी लाइफ में, उससे उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसे कम कैसे करना है, और फ़ायदा हो रहा है तो उसे बढ़ाना कैसे है, ठीक है। एंटीसेंट तो भाई हम पहले वो कंट्रोल करते हैं कि वो कंडीशन जो बिहेवियर होने से पहले हैं उन्हें चेंज करना। जो बिहेवियर होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन्हें चेंज करने को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बिहेवियरल की टेक्निक कैसे होगी? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। भाई जो पेनफुल स्टिमुला है, जो पेनफुल इवेंट है उसे कम करना, या जिससे वो एस्केप करना चाह रहा है तो उनको हटाना, ठीक है। वो तो हो गया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। एवर्सिव कंडीशनिंग, इसमें क्या है कि जो नेगेटिव चीज़ है, जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, जैसे अगर दारू है, अगर दारू पी रहा है तो उसको एवर्सिव बनाना, उसे कि वो पसंद ही ना करे बाद में। तो अगर दारू के अंदर कुछ मिला दिया, अ, ऐसी बेकार की स्मेल आई जिससे दारू से, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया दारू पीने के समय, ताकि वो चीज़ करे ही ना। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, अगर हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर इंसान में ज़्यादा हो, कि ज़्यादा वो रिस्पॉन्स करे उस तरीके से, तो हम उसे पॉजिटिवली रिवॉर्ड करते हैं। जैसे कि प्रेज़ देना, और किसी ने कुछ ढंग का काम कर दिया तो उसे प्रेज़िंग, तालियाँ बजाना, अपलोड करना वगैरह वगैरह। टोकन करेंसी क्या हो गया? ये सेकेंडरी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। कोई ऐसा टोकन देना जिससे उसे फ्यूचर में फ़ायदा हो। मनी हो गया, ठीक है? या फिर उसे बाहर लेके घुमाने के लिए उसे बोल दिया कि भाई मूवी के लिए ले चलेंगे, या फिर कहीं बाहर खाने के लिए, अगर तुमने ये काम कर दिया तो ये रिवॉर्ड हो गया उस बिहेवियर के लिए, ठीक है? डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट, इस रिइंफोर्समेंट में क्या है, हमारे पास 2 वेरिएशन है, अनवांटेड बिहेवियर को कम करने के लिए, वांटेड बिहेवियर को बढ़ाने के लिए। एक तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते रहो जो भी बिहेवियर तुम्हें चाहिए, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दो जो बिहेवियर नहीं चाहिए। दूसरे में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव देते रहो और नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करो, ठीक है? अब और कौन से मेथड हैं? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो वॉलपेन ने दिया था, इसमें क्या है, फोबिया या फियर को चेंज करने के लिए। तो इसमें क्या है कि जो क्लाइंट का जिस भी चीज़ से फियर है, जैसे अगर उसका मकड़ी या सांप से डर है, तो ठीक है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज बनाएंगे कि उसे एंजाइटी हो लेकिन धीरे धीरे हो, ताकि वो उससे अडेप्ट कर पाए उस एंजाइटी से। तो जैसे कि अगर सांप से उसे डर लगता है तो पहले तो उसे सांप की फोटो दिखाओ, या फिर, ठीक है, ताकि वो डरे, पर उसे इतना तो ध्यान रहे कि वो मरेगा नहीं, मतलब वो उतना ज़्यादा पैनिक अटैक नहीं आएगा, ठीक है। पहले सांप की फोटो दिखाओ, फिर सांप की वीडियो दिखाओ, फिर सांप को केज में दिखाओ। मतलब कि प्लास्टिक का सांप दिखा दो उसे, प्लास्टिक का सांप छूने के लिए बोलो, फिर उसे सांप के केज में ले जाओ, मतलब कि उसे ग्लास से दिखाओ, एक्वेरियम में रखा हो या वगैरह वगैरह। और अगर एट द लास्ट स्टेज उसे सांप को छू के बताओ, ठीक है, वो छू सके सांप को, तो उस लेवल तक पहुंचाने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाए, ताकि उसकी एंजाइटी से वो कोप कर पाए, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल हो रहा है? रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो भाई दो फोर्सेस हैं, उनमें से जो वीकर होगी वो हट जाएगी। तो अगर एंजाइटी अगर एक इवेंट की वजह से आ रही है, सांप की देखने की वजह से आ रही है, तो जितना ज़्यादा रिलैक्स करते रहोगे, धीरे धीरे वो एंजाइटी घटती जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास और कौन सा मेथड है? मॉडलिंग का है। एल्बर्ट बेंडूलर ने किया कि भाई इंसान तो दूसरे को देख के सीखता है, तो एक रोल मॉडल हो गया। तो रोल मॉडल जो हो गया उसे देख के सीखने को हम क्या बोलते हैं? विकैरियस लर्निंग, दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखना। दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है एक बिहेवियर से, तो हमारा विकेरियस लर्निंग के अंदर आ गया, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है? जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है, उसे ढंग के बिहेवियर से रिप्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें कई महीने लग सकते हैं इस थेरेपी में। अब आते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जो फॉल्टी थॉट पैटर्न है, जो भी गलत तरीके हैं सोचने के, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उन्हें हम ठीक करते हैं। ऑब्वियसली इस बार भी हमारा प्रेजेंट पे फोकस है,
लेकिन इसमें हम पास्ट के जो भी उसके सबकॉन्शियस में बैड थॉट पैटर्न है उन्हें डिस्कवर करके उन्हें भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं। एक तो होगी आरईबीटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी, जो एल्बर्ट एलिस ने दी थी। इसने कहा कि जो बिहेवियर है, जो भी एक तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी इवेंट हो गया, उसके उसके बेसिस पे जो भी तुमने बिलीफ बनाया या जो जिस तरीके से तुमने रिएक्ट किया, जो सोचा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनते हैं। तो उसने 3 कंपोनेंट दे दिए, एंटीसीडेंट, बिलीफ और कॉन्सिक्वेंसेस। एंटीसीडेंट में जो भी पास्ट में तुम्हारे पास इवेंट हुआ, बिलीफ में जो भी इरेशनल बिहेव तुमने बना लिए उनके ऊपर मस्ट या शुड वाले स्टेटमेंट, ठीक है? और फिर जो नेगेटिव इवेंट हुआ उसकी वजह से, ठीक है? तो वो आ गई प्रॉब्लम। जैसे अगर तुम कहीं एक एग्जाम में फेल हो गए और तुमने क्या बना लिया कि अब तो मैं फेल ही होता रहूंगा, तो ये इरेशनल बिलीफ हो गया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या? अब तुम्हें इमोशनल या एंजाइटी हो रही है, एग्जाम तुम अवॉइड कर रहे हो, ढंग से नहीं दे पा रहे, तो वो क्या हो गया कॉन्सिक्वेंस के अंदर, ठीक है? नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, क्लाइंट बार बार उन क्वेश्चन करता रहता है बिलीव के अराउंड कि भाई एंजाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है। वो चाहते हैं कि क्लाइंट खुद सोचने लग जाए, ठीक है? वो उसके एजम्पशन चैलेंज करने की कोशिश करता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, इरेशनल एजम्पशंस। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये एरन बैक ने दिया था। इसने क्या कहा कि कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल टेक्निक्स को कंबाइन किया, ठीक है? तो इसने कहा कि अगर इरेशनल जो भी तुम्हारी स्कीमा है, जो भी फंडामेंटल बिलीफ है, वही साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बनते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्कीमा या सिस्टम, जो भी तुम्हारे बिलीफ है वर्ल्ड के अराउंड, जो भी तुम्हारे पास्ट एक्शन या एक्सपीरियंसेस या चॉइसेस की वजह से तुमने डेवलप किया है, ठीक है? जैसे माँ बाप ने अगर किसी बच्चे को इग्नोर कर लिया तो उसने क्या स्कीमा बना लिया कि मैं वांटेड नहीं हूँ, तो उसका बिहेवियर क्या होगा कि अब मैं किस तरीके से दूसरे लोग मुझे चाहें, तो उसका बिहेवियर इरेशनल तरीके से वैसे मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है? डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ऐसे बिहेवियर या जनरलाइजेशन या ऐसे बिलीफ जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करें, जिसका कोई एविडेंस नहीं और एविडेंस के खिलाफ जाए, ऑलमोस्ट नेगेटिव वे में, हर बार नेगेटिव बिलीफ या पेसिमिज्म, ठीक है? तो उसे हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव बिलीफ्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। थेरेपिस्ट का काम क्या होता है कि आराम से जो भी उसके बिलीफ हैं या इरेशनल बिलीफ्स हैं, उन्हें करेक्ट करे। तो ये थेरेपिस्ट का मेन काम है। थेरेपिस्ट क्या थेरेपिस्ट अवेयर कराते क्लाइंट को कि ऐसे-ऐसे होगा, ये वर्कशीट है, ये तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो क्लाइंट उसका अवेयर कराते हैं, ठीक है? नेगेटिव बिलीफ्स को कम करना, ढंग के बिलीफ को बढ़ाना, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उस तरीके से सॉल्व करना। इसमें भी महीने लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है? हमारे पास अगले तरीके की थेरेपी आ गई, वो है ह्यूमनिस्टिक और एक्जिस्टेंशियल। इसमें पर्सनल ग्रोथ, एक्चुअलाइजेशन में फ़र्क फोकस किया जाता है कि भाई उसकी नीड कंप्लीट हो, उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि वो ढंग से रह पाए, ठीक है? ढंग ढंग से ज़िंदगी जी पाए। तो हम उस पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? तो इसमें कहा गया कि जो भी उसकी फीलिंग्स है, लोनलीनेस, एलियनेशन, जो भी उसे फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। 2 थेरेपी है इसके हमारे पास। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, जो कार्ल रॉजर्स ने दी थी। कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा कि भाई क्लाइंट की जो भी आइडियल सेल्फ ना अचीव कर पाने की वजह से उसकी क्या होती है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं पा पाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसने कहा कि कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, जिसमें उसे एक्सेप्टेंस मिले, बेफालतू में जज ना किया जाए, वो कंफर्टेबल हो, अपने आप को क्या एक्सप्रेस कर सके, अपने जो भी बिलीफ है, जो भी फीलिंग्स है, उन्हें एक्सप्रेस कर सके। एम्पैथी, क्लाइंट को समझने की कोशिश करना, हाँ, उसको क्या फीलिंग कर रही हो, उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये एम्पैथी के अंदर आ गया। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि भाई उसे पूरी एक्सेप्टेंस देना कि भाई ठीक है, जैसे भी हो, अभी हम तुम्हारी प्रॉब्लम से फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके कंडोन कर रहे हैं उनके नेगेटिव प्रॉब्लम्स, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी तुमने ये जो किया वो किया, अब हम तुम्हारे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर तुम्हारी हेल्प ही होगी इस एनवायरनमेंट में। तो ये हम उसे बिलीफ दिला रहे हैं, ठीक है? तो क्लाइंट सिक्योर होगा तो भाई अपनी प्रॉब्लम ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगा, ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगा तो थेरेपिस्ट ढंग से एक्यूरेटली काम कर पाएगा, एक्यूरेटली काम कर पाएगा तो उसका इलाज जल्दी और ढंग से हो पाएगा, ठीक है? ज़्यादातर टाइम रिफ्लेक्शन एक टेक्निक है जिसमें क्या कि वो पैराफ्रेज कर देता है क्लाइंट के थॉट्स को, समरी को, और फिर क्लाइंट से मांगता है क्लैरिफिकेशन कि भाई जो मैंने समझा क्या ये वही है? तो क्लाइंट
एग्री करता है डिसएग्री करता है, उसके बेसिस पे थेरेपी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पे, जो है विक्टर फ्रैंकल दी, इसको हम लोगोथेरेपी बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा कि भाई जो स्पिरिचुअली एंजाइटी या लाइफ में मीनिंग ना होने की वजह से, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं। तो उसमें कैसे सॉल्व किया जाए, अगर लाइफ की प्रॉब्लम जब इंसान को मीनिंग नहीं मिलता, जब वो स्पिरिचुअली डिप्राइव्ड होता है, तो कैसे मीनिंग निकाले। तो मीनिंग मेकिंग होगी एक सॉल्यूशन। इंसान को बताया जाए कि उसकी लाइफ मीनिंगफुल क्यों है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में मीनिंग निकाल सकता है। ठीक है, अब उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस का, कि भाई इंसान नेचुरली अच्छा है, उसकी सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में प्यार है या फिर एस्थेटिक है, वो लाइफ की वैल्यू करता है। ठीक है, थेरेपिस्ट क्या एनकरेज करते हैं कि क्लाइंट को कि जाके वो अपनी वैल्यू या जो भी वो पर्पस है वो उसे ढूंढे। ठीक है, इसे हम कहते हैं लोगोथेरेपी। अब गेस्टाल्ट थेरेपी, ये फिट्स पल, फैड्रिक पल, लोरा पल इन्होंने दी थी। ठीक है, अब इसने कहा कि क्लाइंट की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया किसने, गेस्टाल्ट थेरेपी ने। तो जो भी इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट इग्नोर कर रहा है, हम उसे एक्सप्लोर करें कि वह इंफॉर्मेशन का होल पैटर्न कैसा है, टोटैलिटी में क्या है। हाँ, एनकरेज किया जाता है क्लाइंट को कि वो अपने फैंटेसी के बारे में सोचे, जो भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है वो उसे इमेजिनेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करे। जैसे अगर किसी के चाइल्डहुड में इशू है, तो उसे इमेजिन करने के लिए कहा जाता है कि वो अपने आप को एक बच्चे की तरह इमेजिन करे, या ऐसे इमेजिन करे कि जो तुम्हारा चाइल्डहुड सेल्फ है, तुम उससे बात कर रहे हो तो वो तुम्हें क्या कहेगा। तो इस तरीके से इमेजिनेशन के थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, या इंफॉर्मेशन आ सकती है। महीने लग सकते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या आ गया, बायोमेडिकल थेरेपी। तो इसमें क्या ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का करना। थेसिस ये है, ये हाइपोथेसिस ये है कि अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एमर्ज हो रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह वगैरह, तो उन्हें क्या क्या दवाई दे के ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक देना ब्रेन के कुछ पार्ट्स में, जिससे की वजह से इंसान रिलैक्स हो जाए, ढंग से कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अब डायरेक्टिव थेरेपी, नॉन डायरेक्टिव, ये बोर्ड ब्रांचेस होगी, मतलब कि बड़े लेवल पे थेरेपिस्ट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, कि थेरेपिस्ट बता रहा है, थेरेपिस्ट को ज़्यादा पता है क्लाइंट से, थेरेपिस्ट डायरेक्ट कर रहा है, थेरेपिस्ट कंट्रोल में थेरेपी के। साइकोडायनेमिक या बिहेवियरल में ऐसा हो गया। अब नॉन डायरेक्टिव में क्या हो गया, क्लाइंट क्लाइंट को आप फ्रीडम दे दी कि वो अपने इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करे, वो बताए कि कैसा है। तो उसमें एग्जिस्टेंशियली ह्यूमनिस्टिक होगी या गेस्टाल्ट होगी, तो ये नॉन डायरेक्टिव में आ गई। थोड़ा नीचे जाते हैं। अब कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहले तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फिर एरिया निकालने की, किस एरिया में प्रॉब्लम है, किस एरिया में ट्रीटमेंट देना है, फिर कौन से टेक्निक यूज़ करनी है उसे ठीक करने के लिए। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं साइकोथेरेपी को। स्पेसिफिक फैक्टर हो गए, कौन से मेथड यूज़ किया, रिलेशनशिप कैसी है, इमोशन क्लाइंट के कैसे हैं, वो इमोशन से डील कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब स्पेसिफिक फैक्टर में आ गए। नॉन स्पेसिफिक में पेशेंट और थेरेपिस्ट वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, पेशेंट कितना मोटिवेटेड है चेंज होने के लिए, वो क्या चाहता है, वो इंप्रूवमेंट चाहता भी है या नहीं चाहता। ठीक है, थेरेपिस्ट वेरिएबल क्या है, थेरेपिस्ट का नेचर कैसा है, थेरेपिस्ट की स्किल लेवल कितना है। ठीक है, थेरेपिस्ट की खुद तो प्रॉब्लम नहीं साइकोलॉजिकली। ठीक है, थेरेपिस्ट की मेंटल हेल्थ कैसी है, कि वो डील करते करते कभी खुद ही डिप्रेशन में चला गया, तो ये भी है। एथिक्स क्या होने चाहिए साइकोथेरेपी में, कंसेंट लेना चाहिए, बात सब कुछ साइन वाइन कर लेना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कि तुम अवेयर हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी थेरेपी चल रही है वगैरह वगैरह। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक ना करना। पर्सनल डिस्ट्रेस या सफरिंग को कम करना, कि थेरेपी में आ रहा तो सफरिंग कम करने, उससे साइकोलॉजिकली रिजल्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, उसके वो राइट्स वॉयलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या स्किल होनी चाहिए जो भी थेरेपी दे रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होगी, कि किस और कौन कौन सी थेरेपी आ सकती है। तो योगा होगी, अष्टांग योग पतंजलि के अलावा, कुंडली योग होगी, मेडिटेशन हो गया, विपासना होगी, और सुदर्शन क्रिया योग। तो ये अलग अलग मेथड है अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर। ठीक है, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है, पहले तो सिम्टम रिड्यूस करो, फिर उन्हें उस लेवल तक ले जाओ कि वो रियल लाइफ में भी आ सके। जैसे अगर कोई किसी का पैर टूट गया,
तो भाई पहले पैर ठीक करेंगे, फिर उसे चलना सिखाएँगे, फिर उसे ताकि वो फिर से जाके अडैप्ट कर सके रियल लाइफ़ में। इधर भी ऐसे ही है। पहले उसकी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे साइकोलॉजिकली, मेंटल वार्ड में वगैरह-वगैरह। फिर उसे धीरे-धीरे अडैप्ट करना सिखाएँगे सोसाइटी के लिए, ठीक है? तो हम कैसे कर सकते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे स्किल सिखा दी काम के लिए, कुछ काम कर सके, कुछ काम धंधा कर सके। बैग बनाना, पेपर बैग बनाना वगैरह-वगैरह। सोशल स्किल सिखा दी, इंटरपर्सनल लोगों से बात करना, समझना, इंटरैक्ट करना, ये सारी स्किल। वोकेशनल स्किल, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेसिफिक स्किल सिखा दी सामने वाले को, ठीक है? तो ये इस तरीके से हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है और ये सारी थी थेरेपी की अप्रोचेस। ओके, थैंक यू।